हेलो दोस्तों, आपका आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 14 दिसंबर है। आज कौन सा डेट है? तो आज 14 दिसंबर है। तो आज का जो हमारा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे वो आप लोग के सामने मैं डिस्कस करूंगा। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जहाँ आज जो है हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। आज नोट्स करने की ज़रूरत भी है कि आपको खास करके आईआर के लेके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसका G20 के बारे में अब लगातार मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ जी। हाल ही में अभी चाइना का भी घटना चला है तवांग में, इसको भी आप देख लेंगे जी। मैं कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, उसको फिर से आज भी फिर उसमें अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, उसको मैं भी डिस्कस करूँगा आज। तो आपका जो भी एग्जाम अगर आप आगे देने वाले हैं, अगर यूपीपीएससी है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, तो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। आपको उसको नोट्स बनाना चाहिए और मैं ये आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सा नोट्स टॉपिक कर सकते हैं डाउन। ठीक है, नोट डाउन। चलिए, कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये होती है कि अगर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये समझना जरूरी होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें और किसको छोड़ना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो। और कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी होता है चीज़ें। ठीक है, तो इसके लिए कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हो, कृपया मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आगामी जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है, आपको नोट्स बनाने के प्रयास भी करें। ठीक है, चलिए देखा जाए आज का न्यूज़। तो चीन को नहीं बदलने की दी सीमा। राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को सफलतापूर्वक रोकने पर जो सैनिकों के साहस की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को मनमाने तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी नहीं बदलने दी गई है। रक्षा मंत्री ने तवांग सेक्टर में भारत चीन सैनिकों की हुई झड़प के पर संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को जानकारी दी है। देखा जाए यहाँ पे और क्या क्या किया गया है। तो रक्षामंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के तमांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों पर झड़प पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। कहा 9 दिसंबर को भारतीय नौजवानों ने बहादुरी से चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया है। चीन की तरफ से पहली बार जारी किया गया बयान स्वीकारा दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। देखिए, अभी कहा क्या जा रहा है, अभी कहा कि चीन को एक इंच जमीन भी कब्जा नहीं करने देंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के साथ हुए हड़प के मुद्दे पर संसद में हंगामे को लेकर गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्हें यह भी कहा कि कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राजीव गांधी फाउंडेशन के एफसीआर लाइसेंस रद्द होने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। कांग्रेस पर चीन को लेकर दोहरा और दोगला रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तनाव घटने को निर्बाध कूटनीतिक सैन्य वार्ता जरूरी। चीन चीन की तरफ से बयान आया है क्या कि मंगलवार को बयान जारी किया गया, स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच हड़प हुई है। चीन की जो सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने भी कहा कि जब उसकी सेना 9 दिसंबर को पेट्रोलिंग कर रही थी तब भारतीय सेना की तरफ से उसे रोका गया और इसके चलते दोनों पक्षों में झड़प हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुद्दे को लेकर कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद कायम है। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अभी सीमा पर स्थिति सामान्य है। चीन पहले ही भी इसी तरह का रवैया दिखाता रहा है। चीन की तरफ से निर्बाध तरीके से वार्ता जारी रखने की पैरवी की गई है, जबकि सैन्य विवाद को सुलझाने की राह में इसका अरैयल रवैया ही अवरोध है। सबसे बड़ा चीज़ अरैयल रवैया ही अवरोध है इसके। देखा जाएगा तो आईओसी ने को भारत ने लगाई लतार, मतलब इस्लामिक जो देश है, इस्लामिक देश को जो संगठन है ओ आई सी जो कहते हैं इस्लामिक संगठन है, की तरफ से रह कर कश्मीर पर जाने वाला आपत्तिजनक टिप्पणी ने इस संगठन की प्रसंगता पर सवाल खड़ा कर दिया। हाल ही में ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम लद्दाख की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करने और वहाँ पर भारत विरोधी टिप्पणी करने पर भारत ने न सिर्फ कड़ा एतराज़ जताया है, बल्कि ओआईसी को पाकिस्तान के मुखपत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, तो हमारे ओआईसी के जो महासचिव हैं, कौन तो महासचिव अभी जो वर्तमान में वहाँ के ओआईसी के जो सचिव हैं, ब्राहिम ताहा, तो उन्होंने कहा कि उनका जो संगठन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर वार्ता शुरू करवाने के लिए चैनल स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो अरविंदम बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने का ओआईसी, ठीक है, का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है।
जम्मू कश्मीर जो हमारा क्या है, तो जम्मू कश्मीर हमारा भारत का भी एक अभिन्न अंग है और भारत के आंतरिक मामले में ओआईसी या इसके महासचिव की तरफ हस्तक्षेप करने या इस पर टिप्पणी करने का स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की योजना बनाने की नीति आयोग। देखिए नीति आयोग जो है सो इस पर काम चल रही है। जो जो हादसों में जो घायल होते हैं, दुर्घटना होता है, डेथ होता है आदमियों का, तो सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त इलाज की दिशा में केंद्र सरकार ने पहले तेज कर दिया है। मोटर वाहन कानून अधिनियम 1919 में संशोधन के उपरांत किए गए प्रावधान के तहत राष्ट्रीय जो राजमार्ग के आसपास में ट्रामा जो सेंटर है उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई जा रही है और मुफ्त चिकित्सा का लाभ सभी को देने की कोशिश की जा रही है। सरकार जो है सड़क हादसों में आपात चिकित्सा से संबंधित सभी तरह के योजनाओं को एक तरह से एकीकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है सरकार का। इसके तहत केंद्रीय परिवहन जो मंत्रालय है, हाईवे के समीप क्या करें, निःशुल्क चिकित्सा योजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग ने लिया है। बहुत ही अच्छा है। रक्षा परियोजना भ्रष्टाचार पर बीएल के अफसर के सीबीआई ने रक्षा परियोजना में 575 करोड़ की धोखाधड़ी में रक्षा मंत्रालय के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल साहिबाबाद के 6 पूर्व अधिकारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के 3 अधिकारी और 3 कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। चलते हैं आगे। देखिए इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इस पेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर ज़्यादातर इसमें आईआर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। देखिए चीन को 1 इंच की ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देंगे, इसमें इसका भी जिक्र किया था अभी। ठीक है, तो ये अभी संसद चल रहा है, उसमें ये बात उठाया गया है संसद में, सदन में। तो इस मुद्दे पर हंगामा के लिए मंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राजीव गांधी फाउंडेशन आरजे के एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर पूछे गए सवाल के जवाब से बचने के लिए कांग्रेस ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। तो ये सब अभी सदन में चीज़ें चल रहा है। देखिए आगे चल रहे हैं इसमें भारत चीन मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है हमारे भारत में। ये सब चीज़ें क्या, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शीर्ष सॉफ्ट पावर के तौर पर उभर रहा है भारत। मतलब विधि मंत्री जो हमारे किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनरुद्धार हुआ है, वह सिर्फ सॉफ्ट पावर के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग बुनियादी ढांचे के विकास, विज्ञान और रक्षा आदि पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रधानमंत्री ने मोदी के प्रयासों के कारण देश में हुए सांस्कृतिक पुनरुद्धार को भूल जाते हैं। ये सब वही चीज़ें हैं। भारत में घुसपैठ आसान है, एलएसी पर बदले समीकरण। मतलब 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिले में यांगत्से में घुसपैठ करने आए चीनी के सैनिकों को ये उम्मीद नहीं था कि उनको 200 से ज़्यादा जवानों को कुछ घंटे में कई सौ भारतीय जवानों का सामना करना पड़ेगा। यह इसलिए संभव हुआ कि भारत ने पिछले 1 दशक में पूरे राज्य में सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। भारत ने भूटान की सीमा जो है वहाँ के तवांग से लेकर अपर सियांग व तवांग सहेली तक होते हुए डोंग हवाई तक 2000 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे इससे क्या होगा कि इससे चीन का किसी भी हरकत को और करारा जवाब दिया जा सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ वर्ष पहले, देखिए अभी क्या कहा जा रहा है, सूत्रों का ये भी कहना है कि सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ वर्ष पहले तक चीन के जो सैनिक है उसने कई बार अपनी मर्जी से वास्तविक नियंत्रण जो लिखा एलएसी है पर उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करते थे और फिर अपनी मर्जी से लौट जाते थे। लेकिन यह जो अब जो है ये संभव नहीं होने, क्योंकि यही वजह है कि पहले चीन के सैनिक 4-5 की टुकड़ी में प्रवेश करते थे, लेकिन इस बार अब वो 50-100 या इससे भी ज़्यादा संख्या में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इन्हें बड़े भारतीय दल का सामना करना पड़ेगा। पूरे राज्य के किसी भी हिस्से में भारत अब कुछ समय के भीतर चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर या उनसे ज़्यादा सैनिक एकत्रित करने में सक्षम है। मैकमोहन लाइन के पास बनाए जा रहे फ्रंटियर हाईवे के बाद भारत की क्षमता और बढ़ जाएगी। इसकी अहमियत जो है इस बात से भी समझी जा सकती है कि यहाँ चीन ने एलएसी के पास अपने हिस्से में नए गांव बनाए हैं, उनकी निगरानी भी सीधे तौर पर भारत अब कर सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें। देखिए समुद्री मार्ग से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की हो रही तस्करी। कहा जा रहा है वित्त मंत्रालय ने जो है निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में जो है मादक पदार्थों की बड़ी मात्रा में तस्करी समुद्री रास्ते से की जा रही है। राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्राप्त जानकारी के अनुसार समुद्री मार्ग से तस्करी किए जाने वाले मादक पदार्थों में मुख्य रूप से हेरोइन, कोकीन, हशीश और एम्फेटामाइन प्रकार के उत्तेजक एटीएस शामिल है। चालू वर्ष में 30 नवंबर तक जब्त की गई राशि में 3017 किलोग्राम हेरोइन में से 55% समुद्री मार्ग से पहुंची थी। तो ये सब चीज़ें पकड़ाया चाहिए वहाँ समुद्री मार्ग से। आगे है संसदीय समिति की सिफारिश, केंद्रीय बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाए सरकार। मतलब संसद की जो संसदीय समिति है तो उसने क्या कहा है कि संसद की समिति ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों में काफ़ी कम संख्या में महिलाओं की भर्ती की जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जो सीमावर्ती चौकी है उस पर उपयुक्त माहौल बनाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की है। राज्यसभा सदस्य बिजली लाल के नेतृत्व में
गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। चलते हैं आगे। बहुत अच्छे आर्टिकल्स है यार, इसको आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आईआर का टॉपिक, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें यूपीएससी के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में भी, खासकर यूपीएससी के पीटी वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, यह कृषि मंत्रालय का होगा अपना अलग उपग्रह। देखिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। कहा जा रहा है विज्ञान, अंतरिक्ष और कृषि मंत्रालय के बीच समझौता। मतलब खेती से संबंधित आंकड़े जुटाने और सही समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पास अब अपना उपग्रह होगा। देखिए बहुत अच्छी है। इस सिलसिले में मंगलवार को केंद्रीय विज्ञान, अंतरिक्ष और कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़े भरोसेमंद और विश्वसनीय साबित होंगे। इससे मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्म तत्वों के संतुलन की जानकारी, लगने वाले रोगों की समय पूर्व जानकारी के साथ फसलों की उत्पादकता में और कुल पैदावार के सटीक आकलन में सुविधा होगी। आगे है, पूरा से सटीक जानकारी प्राप्त होने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है नीति नियामक का होगा। इससे क्या होगा कि आपका आयात निर्यात के फैसले के साथ आपूर्ति और खपत के बारे में सरकार के लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा और कई तरह की जो खामियां है उसको दूर करने में भी मदद मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, इसको जरूरी है। और इसे ठीक है, कृषि मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री ने तोमर ने क्या किया, तो उन्होंने जो है सो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उपग्रह से प्राप्त जानकारी सौंपी है। इस दौरान दोनों मंत्रालयों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कृषि से संबंधित आंकड़ा जो है जुटाने की प्रणाली है उसको विकसित करने पर सहमति बन गई है। तो बहुत ही अच्छा कदम है ये। नागरिकता कानून में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के विषय में तय करने को कहा है। ठीक है, ये तो नागरिकता वाला है मामला। तो आगे चल रहा है, तो असरदार सिद्ध होती भारतीय ऊर्जा कूटनीति, कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहा जा रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा कूटनीति हर दिन ये नई करवट ले रही है। यूरोप के दो देश इस झगड़े में एक तरफ ऊर्जा आधारित सही कई साझेदारी को खत्म किया है, तो वहीं युद्ध की पृष्ठभूमि पर भी ऐसे समझौते शक्ल ले रहे हैं, यानी कि उम्मीद कुछ साल पहले तक शायद ही किसी को रहा होगा। और कहा जा रहा है तेल और जो गैस है उसके खरीदार और विक्रेता दोनों नई व्यवस्था में तात्कालिक और दीर्घकालिक हितों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। अब बात करें तो हम अमेरिका है, रूस है, कतर, सऊदी अरब जैसे ईंधन की बड़ी दुकानों को से लेकर भारत और चीन जैसे बड़े ग्राहक तक कोई इससे अछूता नहीं है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो तेल और जो गैस है आधारित कूटनीति में तीन कारक सबसे अहम है। कौन कौन है, तो रूस एवं यूक्रेन से युद्ध से हुए हालात, तेल बाजार में उतार चढ़ाव में पैसा कमाने में एवं बचाने की आक्रामक रणनीति और जलवायु परिवर्तन लेकर क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रणनीतिगत दबाव, ये तीन कारक हैं। अब आप बात करें हम ऊर्जा आधारित जो संबंधों में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में असरदार कूटनीति दिखाई है, इससे इसकी वाणी की रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में निखर कर सामने आया। दोनों ही केमों को युद्ध की जगह शांति और वार्ता देने के साथ भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा, तटस्थ नीति और मित्र देश रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी है। अमेरिका के से लेकर यूक्रेन के कथित समर्थक देशों की नाराजगी के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखा है। रूस, सऊदी अरब और इराक जैसे परंपरागत तेल के विक्रेताओं को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। ये आर्टिकल आपका बहुत ही काम का है। या आगे चल रहे हैं हम लोग, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो सकता है सस्ता। कहा जा रहा है क्या कि जो इंश्योरेंस है ये आपको लेना सस्ता हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी की दर को 18% से कम करके 12% किया जा सकता है। आगामी 17 दिसंबर जो है उसमें 17 दिसंबर को क्या होगा, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगा। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों ने जीएसटी काउंसिल से हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाली जीएसटी की दरों को कम करने को गुजारिश भी किया है, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। वे चले थे नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में कहा जा रहा है कि क्या हुआ है, तो 28% की आपका बढ़ोतरी देखा गया है। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर जो है वाहनों की मांग में तेजी जारी है। गत नवंबर महीने की बात करें तो उसमें यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं सही प्रकार के तीन पहिया वाहनों की बिक्री में भी पिछले साल के मुकाबले 108% की इजाफा हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, 80 स्टार्टअप जो है अगले साल में ला सकता है आईपीओ। मतलब देश में 100 से ज़्यादा परिपक्व मुनाफे वाले या मुनाफे की राह पर बढ़े स्टार्टअप हैं। इनमें से 80 स्टार्टअप अगले 5 वर्षों में आरंभिक सार्वजनिक निगम मतलब आईपीओ ला सकते हैं। मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फर्म रेड्सी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी किया था। रिपोर्ट में ये कहा कि पूरी तरह से जो परिपक्व 20 स्टार्टअप जो है अब क्या होगा तक अपना आईपीओ ला चुके हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए हम आगे फिर हम देखिए इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैव विविधता लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है भारत। मतलब क्या है कि कनाडा में जो चल रहा है COP15 के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसमें जयशंकर गए हैं भाग लेने के लिए, हमारे विदेश मंत्री हैं।
जो प्रेरित कर रहे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार एनबीए के सचिव जो जी जस्टिन ने मोहन ने कहा कि देश का 27% क्षेत्र संरक्षित है। वर्ष 2030 तक 30% भूमि व जल क्षेत्र के संरक्षण के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। मोहन ने कहा कि भारत 113 देशों के उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन एचएसी का सदस्य है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक जो है 30% भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित करना है। इसे 30 गुना 30 लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। 30 गुना 30 लक्ष्य क्या होता है? अगर देखा जाए 30 गुना 30 लक्ष्य क्या होगा, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि भारत जो है पहले से ही 30-27% क्षेत्र को संरक्षित कर लिया है। इसमें संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, मैंग्रोव, रामसर साइट, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र और सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र शामिल है। अब हम जैव विविधता धरोहर स्थल व अन्य प्रभावी संरक्षण उपायों के जरिए और अधिक क्षेत्रों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। OECMMS के वे इलाके होते हैं जो निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित होते हैं। और मोहन ने कहा कि भारत के पास स्थानीय निकायों में 2,77,123 जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं। हमारी वन परिस्थितिकी के बाहर और क्षेत्रों को जैव विविधता धरोहर स्थलों के अंतर्गत लाने की असीम संभावना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, यूएन में पीएम की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे को सराहा गया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये आपका, कि हमारा यूएन में जो है, संयुक्त राष्ट्र में जो है, प्रधानमंत्री मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है नमामि गंगे समेत 10 जमीन से जुड़ी योजनाओं को सराहा गया है, जो पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है। इस योजनाओं की सराहना मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को 15 में और एक विशेष आवासीय समारोह में किया गया है। संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर अबू धाबी में जयशंकर की हुई विदेश मंत्री से चर्चा। मतलब कहा जा रहा है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उसने जो अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात, मतलब इसको यूएई भी बोलते हैं, कि अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों की सहज और मजबूत करने के लिए लगातार बढ़ता जा रही है। मतलब दोनों के लिए लगातार बातचीत चल रही है। ठीक है, चलिए आगे। युद्ध क्या कहा जा रहा है? युद्धग्रस्त यूक्रेन को 18 अरब यूरो का विशेष पैकेज देगा यूरोपीय संघ। मतलब क्या करेगा? तो बढ़ती रूसी हमलों और ठंड के बीच अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय जो संघ है, उसने जो ईयू जो है, 18 अरब यूरो के वित्तीय पैकेज और वहाँ की बड़ी कंपनियों पर न्यूनतम कर लागू करने संबंधी समझौतों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। उससे उसको बहुत फायदा होगा चीज़ें। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता का G7 के देशों ने किया समर्थक। अब क्या है कि जो भारत का जो G20 सम्मेलन अध्यक्षता है 1 दिसंबर से संभाला है, उसको जो G7 जो है के जो देश है उसने समर्थन किया है। ठीक है, G7 के देशों ने भारत का G20 अध्यक्षता का समर्थन करते हुए कहा है कि मौजूदा जो प्रमुख प्रणाली का चुनौती है, अभी जो वर्तमान में जो चुनौती है, और तत्काल संकट से निपटने के लिए हम हर स्तर पर तैयार हैं। कहता है हर स्तर पर तैयार। G7 के नेताओं ने संयुक्त बयान में ये भी कहा कि वे सब एक समान दुनिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है और G20 नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन 2023 में 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। पीएम मोदी जो है G20 की प्राथमिकता को लेकर एक कह चुके हैं कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। वह आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध करेगा, जो एक साथ सबसे अच्छी तरह से लड़ी जा सकती है। भारत का G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारा G20 भागीदार बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे साथी यात्रियों के परामर्श से आकार दिया जाएगा। G7 के देश के नेताओं ने सोमवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि वे सभी एक अस्थायी भविष्य का समर्थन करते हैं। इस समूह में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी भी शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था आपका। चलते हैं आगे, चला जाता है। तो हम लोगों ने आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है। कृपया आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आगे आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा चीज़ें। इसमें बीटी को आपको नोट्स बनाए। ठीक है, बहुत जल्द ही मैं आपको अगला सेशन भी आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ चीज़ें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी चीज़ें डेली करंट फिर आए से उसका भी सेशन स्टार्ट हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।